नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जय नीरज से। जय नीरज ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की। कई सालों तक रंगमंच में नाटक करने के बाद मुंबई का रुख किया और कई टीवी सीरियल में अभिनय किया। टीवी सीरियल मिले जब हम तुम, बालिका वधू, लागी तुझसे लगन, बालिका वधू में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि जय नीरज ने लोकप्रिय सीरियल बालिका वधू में आलोक प्रेम किशोर के रोल में अदाकारी की, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। जय नीरज ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म ओ माय गॉड और अमेरिकन फिल्म आउटसोर्स में भी अदाकारी की है। जय नीरज ने सीरियल छन छन में भी एक्टिंग की है, तो 200 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है। जय नीरज ने अमिताभ बच्चन के साथ भी विज्ञापन फिल्म में एक्टिंग की है और इसके अलावा कई बड़े स्टार्स के साथ भी वह विज्ञापन फिल्म में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता जय नीरज। जय नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच भागीरथ जी। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप बताएं कैसे हैं आप? जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जी, आज अभी कल और आज 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और पूरे देश में इसको लेकर काफी खुशियों का माहौल रहता है। हालांकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है, तो जो एक उत्साह रहता है वो थोड़ा सा कुछ बंदियों के कारण, पाबंदी के कारण वो उत्साह उस तरह से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बचपन में क्या कैसे कुछ आप इस संक्रांति में आप किस तरह का धमाल करते थे? लड्डू और तो खाते ही होंगे, आप पतंग तो उड़ाते होंगे, और क्या कुछ आप करते थे शरारतें? बचपन में खाना कोई खाता ही नहीं था। अच्छा। पूरे दिन तिल के लड्डू, पपड़ियाँ ये सब भी खाते रहते थे। और जी। अब चूंकि बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के साथ साथ में 10 चीजें आ जाती है। आपको काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हो। आपको मालूम चलता है इसमें कैलोरी ज्यादा है, उसमें कम है। जी। बचपन में ये सब कैलोरी हम काउंट नहीं करते थे, तो उस वक्त एंजॉय ज्यादा करते थे। अभी अगर हाँ। मन भी करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जी। और बचपन में पूरे परिवार के साथ थे तो नो डाउट कोई भी त्योहार हो, त्योहार का मजा तभी है जब आप त्योहार अपने परिवार के साथ हो। हम्म। अब मुंबई में यहाँ पे परिवार से दूर हैं तो ऑब्वियसली उतना एंजॉय तो नहीं कर पाए। जी। तो जी अभी अभी अगर मन होता है लड्डू खाने का, तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू और जो तमाम लड्डू बनते हैं, तो फिर कैसे, क्या कुछ हिसाब किताब करके खाते हैं कि सिर्फ आज एक एक खाना है या 2 खाना है? सही बताओ तो कभी कभी हिसाब किताब करता हूँ, लेकिन हर बार हिसाब किताब होता नहीं है, क्योंकि एक बार जब वो लड्डू और गज्जक जब आपके मुंह में जाता है ना, जी। फिर वो हिसाब किताब रहता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मैं अगर मैं बात करूं कल की बात, में जब घर गया तो मैंने सोचा सिर्फ 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, लेकिन खाते खाते मैंने भी 5-6 खा लिए थे मैंने। वही वही होता है। जी जी। जी, नीरज जी, आपको दर्शकों ने तो बहुत फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, सबसे ज्यादा ऐड फिल्में आपने की हैं, 200 से ज्यादा हाँ जी, आपने हाँ ऐड जी। फिल्में की हैं, तो इतना सारा काम है आपका, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ नई बात की जाए। मकर संक्रांति आप कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि काम तो दर्शक देख ही रहे हैं आपको करते हुए। जी, लेकिन लेकिन ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, आपको एक्टर बनना है? शुरुआत मेरे फादर ने करवाई थी, क्योंकि वो थिएटर के एक्टर रह चुके हैं और वो चाहते थे कि मैं भी थिएटर ज्वाइन करूं। और वो चाहते थे कि हर एक्टिविटी बच्चा जो है ज्वाइन करे जी। और एक्सप्लोर करे कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी 10 चीजें हैं। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे फर्स्ट प्ले में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। हम्म। तो उससे मुझे और जोश आया कि शायद मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, तो क्यों ना कि मैं इसी में अपने करियर ढूंढूं। नहीं, और पढ़ाई के साथ साथ में मैं थिएटर करता रहा और जी। रास्ता यहाँ तक निकला है। कौन सा वो प्ले था जिसमें आपको पहले ही, आपको जो थिएटर प्ले था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और क्या किरदार निभाया था आपने उसमें? उसमें मैंने बूढ़े का रोल किया था। हाँ। और कॉमेडी प्ले था, राजस्थानी, मरीज रोई इलाज। जी। अच्छा, तो बूढ़े का आपने रोल उसमें किया था। मैं हाँ, उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? मेरी उम्र 8 साल 10 साल। 8 साल थी और आपने एक बूढ़े का किरदार निभाया था, तो और आपने बहुत उम्दा निभाया था, तभी आपको उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो कैसे, क्या हाँ कुछ, मुझ क्योंकि एक 8 साल का जो बच्चा होता है उसके दिमाग में ज्यादा शैतानियां चलती हैं, मस्ती चलती हैं, तो कैसे आपने उस वक्त इस किरदार को निभाया और कैसे उस आपने रिलेट किया कि मैं बूढ़ा बनूंगा और मुझे क्या कुछ करना है?
उस वक्त मेरे दिमाग में था भी नहीं कि क्या एक्टिंग होती है, कैसे करना चाहिए। हाँ। मेरे जो डायरेक्टर बोलते हैं, तो वो बोले झुक के ऐसे चल, तो मैंने वैसे झुक के चल दिया। उन्होंने अपने थरथराती आवाज में बोल के दिखाया, जी। तो मैंने उनकी कॉपी कर दी जैसी की जैसी। हाँ। तो उन्होंने 2-3 बच्चों से करवाया था जी। और मेरा शायद उनको ज्यादा भाया, हाँ। तो उन्होंने वो रोल मुझे दिया। बिल्कुल। और जब मुझे बेस्ट एक्टर मिल गया तब मुझे लगा कि हाँ, कि मैं कुछ हूँ। मैं भी एक्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ और एक्टर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद कैसी रही जर्नी आपकी? ये तो 8 साल की बात हुई, स्कूल के समय की बात होगी। फिर कैसे आपकी जर्नी रही? कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते गए? क्या मैं आपने पढ़ाई के जो साथ में जी। थिएटर करता रहा, हुँ। और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप अटेंड की थी, हुँ। 2 महीने की उदयपुर में। उसके बाद में मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से ड्रामा में मैंने डिप्लोमा किया, जी। और डिप्लोमा करने के बाद में फिर मुझे लगा कि अब शायद मुंबई की ओर रुख किया जाए, हुँ। तो फिर मैं मुंबई आ गया। बिल्कुल, देश-विदेश से कोने-कोने से लोग मुंबई जाते हैं, एक उनका सपना रहता है कि मुंबई जाना है। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत की आपने, थिएटर से आपने शुरुआत की, नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है, जो बिना किसी तैयारी के साथ मुंबई चले जाते हैं, फिर वो वापस भी आते हैं। लेकिन जब आप इतनी अच्छी तैयारी के साथ आप गए, इतने सालों तक आपने थिएटर किया, फिर आपने मुंबई का रुख किया, फिर वहाँ का वेलकम कैसा रहा? मुंबई की तरफ से किस तरह का वेलकम रहा और जो शुरुआती दौर रहा आपका मुंबई का, वो कैसा था? आ, मुझे वो वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो मैं सुनता था, हुँ। कि फुटपाथ पे सोना पड़ता है जी। और भूखे रहना पड़ता है। तो टचवुड उस मामले में मैं लकी रहा कि मैं आते ही अपने एक रिलेटिव थे, हुँ। रिलेटिव भी नहीं बोलूंगा, मतलब दूर के रिलेटिव थे, हुँ। एकदम इमीडिएट रिलेटिव नहीं थे वो, तो उनके यहाँ पे मैं आके रुका था। जी। और वो मैच चलाते थे एक अपने। अच्छा, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल टेक्निकल टीम से हम कोशिश करते हैं जो आपकी जो आवाज़ हाँ। खुद को वापस जा रही है वो ना जाए। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। लेकिन जो ये परेशानी है थोड़ी बहुत, इसको भी मैं दुरुस्त करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम देख रही है और हो सकता है शायद जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। तो मैं जहाँ पे रुका था, वो लोग कैटरिंग का काम करते थे एक हॉस्टल के अंदर। तो एक छोटा सा रूम था जहाँ पे उनके गेहूं के बोझ की मशीन और तेल के पीपे वो सब पड़े रहते थे, बीच में वो लोग सोते थे। जी। उन्हीं के साथ मैं भी एडजस्ट हो जाता था। तो 1 महीना मैंने जैसे तैसे निकाला, उसके बाद में अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शिफ्ट हो गया, हुँ। और हम शेयरिंग में 4-5 लोग रहते थे। और मुझे सबसे पहले एक डायरेक्शन का काम मिल गया था, हुँ। तो मैं 1 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। और जिस सीरियल में मैंने 1 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, उस प्रोड्यूसर को मेरा काम बहुत पसंद आया एज एन एक्टर, जी। क्योंकि उस सीरियल के दौरान मैंने छोटे छोटे काफी सारे रोल भी कर लिए थे मैंने। हुँ। तो प्रोड्यूसर ने फिर उसके बाद जितने भी सीरियल बनाए, उन्होंने सबसे पहले रोल मुझे दिया। जी। तो मुंबई का जो आपका स्वागत था बड़ा अच्छा रहा कि आपने कहा कि वो इस तरह का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि हाँ जी, हाँ फुटपाथ जी। में सोते हैं। और फिर हमने तो ये भी सुना है कई एक्टर से कि वो ग्लूकोज बिस्किट उन्होंने खाया है, वो भी पानी में डुबा के। ऐसी भी कई लाइफ हमने स्ट्रगल सुनी है हमने, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं किया, लेकिन पैसा बचाने की पूरी कोशिश की। अच्छा। क्योंकि पता नहीं था काम कब मिलेगा, घर से कब तक मंगवाते रहेंगे पैसा। जी। तो इसके लिए इतना जरूर करते थे कि बस नहीं लेके हम पैदल बहुत चलते थे। अच्छा। तो 4 रुपए बस के बच जाएं, हाँ। तो ये छोटे छोटे खर्चे जरूर हमने बचाए जितने बचा सकते थे। इसके अलावा फालतू के खर्चे हमारे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर वाले एक दिन मना कर दें, भाई बहुत हो गया, आजा वापस आ जा। घर से तुझे कब तक पैसा देते रहेंगे। जी। अच्छा, क्या जब आपने घरवालों को बताया कि घरवालों का आपने जिक्र किया, जब आपने घरवालों को बताया कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टर बनना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो तैयार थे या फिर वो चाहते थे कि आप कुछ और करें, आप कुछ और बने आप? मेरे फादर तैयार थे हम्म। कि मेरे फादर चाहते थे कि ये जो भी करना चाहता है इसे करने दो। हम्म। मम्मी को फिर भी थोड़ा डर था, हर माँ को एक डर होता है कि पता नहीं बॉम्बे कितने लोग जाते हैं, जी। हर थोड़ी कोई हीरो बन जाता है। हम्म। तो वो कहती रहती थी कोई जॉब के लिए भी ट्राई कर, फॉर्म भर जॉब के लिए। तो मम्मी को थोड़ा डर लगाता था। फादर का मुझे पूरा सपोर्ट था, वो कभी नहीं डरे। जी। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल। इतना रोका नहीं गया। जी, तो शुरुआत में जो आपकी मदर थी वो नहीं चाहती थी कि आप जाएं, फिर उनको कब लगा? ऐसा जरूर वो वक्त आया होगा जब उन्होंने कहा कि बेटा तूने सही किया,
तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा वक्त आया होगा। तो वो कब था, वो कौन से काम के बाद आपकी माताजी ने आपको इस तरह की बात बोली होगी कि बेटा बढ़िया कर रहा, अच्छा लगता है, तू ऐसे अच्छा काम करते रहे? काम तो मेरा छोटा मोटा कुछ ना कुछ शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो खुश थे कि ठीक है, हाँ, काम कर रहा है। लेकिन जब मैंने मुंबई में घर खरीद लिया, हाँ। तब शायद उनको लगा कि हाँ, अब ठीक है, इसने घर अब ठीक खरीद है। लिया तो मतलब इतना काम अच्छा खासा कर रहा है कि वहाँ पे सेट हो जी, सके। नहीं बिल्कुल, और क्योंकि मुंबई में घर खरीदना आसान नहीं होता है, मुंबई में घर खरीदना हाँ जी, बहुत बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल, वही है। बहुत। बिल्कुल, अच्छे-अच्छे बड़े एक्टर को भी मैंने देखे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में घर खरीदना मतलब बड़ा मुश्किल वाला एक टास्क होता है, और आपने जब उस टास्क को पूरा किया तो बिल्कुल माताजी का खुश होना बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपके सीरियल का जब आपका सफ़र चलता रहा, तो हमेशा हम्म, एक एक्टर का एक सपना रहता है कि जिस रोल के लिए वो मुंबई आता है, और वो हम्म। चाहता है कि मुझे एक ऐसा रोल मिले जिससे मेरी एक पहचान सामने निकल कर आए, जो मैं कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अगर बहुत नहीं भी हो, लेकिन एक ऐसे रोल की तलाश में रहता है कि जो एस्टेब्लिश रोल हो। तो वो रोल कौन सा था आपकी जिंदगी में और कैसे मिला आपको वो? रोल तो मैंने काफी ऐसे किए जो इंटरेस्टिंग थे और मुझे हम्म। करके बड़ा मजा आया, जी, मुझे काफी तारीफ भी बिल्कुल मिली। जय जी, मैं बिल्कुल लेकिन मैं फर्स्ट रोल की बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट रोल जो जिसकी आप इंतजार कर रहे थे काफी लंबे से, और फिर वो मिला हो आपको। पहला बेस्ट रोल अगर मैं बोलूंगा तो मेरा सीरियल था परी हूं मैं। हम्म। उसमें एक फनी डायरेक्टर का रोल मैंने किया था। जी। और दूसरा मैं बोलूंगा, जब बच्चन साहब के साथ मैंने काम किया, हाँ। तो मुझे लगा कि अब मुंबई आना मेरा सफल हुआ। सफल हो गया। जी। जब बच्चन साहब के बगल में मैं बैठा, हाँ। तो मेरे ऐसे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे कि जिनको बचपन से देखते आए हैं, आज मैं उनके बगल में बैठा हूँ। जी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो जब आपने वो जो एड फिल्म की थी जिसमें बच्चन साहब भी थे, तो जब आपको पता चला, जब आपकी उसमें कास्टिंग हुई होगी और कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको बताया हो कि आप बच्चन साहब के साथ आप करने वाले हैं, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका सबसे फर्स्ट? ये तो मुझे मालूम था कि स्क्रिप्ट में बच्चन साहब हैं, तो अगर जो भी फाइनल होगा बच्चन साहब के साथ काम करेगा। हाँ। लेकिन जब मुझे शॉर्टलिस्ट का कॉल आया, तो शॉर्टलिस्टिंग के बाद में वो बजट पे बात करते हैं जी। कि आप कितना पैसा देंगे। मैंने कहा बच्चन साहब के साथ है आपको जो देना है दे दो, बिल्कुल। मैं यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकता। जी। मुझे काम उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत ही लीजेंड एक्टर है और मैंने सुना है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो। तो जब आप बहुत उनके साथ अच्छे। आप शूट में थे, तो क्या था पहला इंटरेक्शन कैसा था? क्या कुछ बातें हुई सबसे पहले आपकी उनके साथ? सुजीत सरकार उसके डायरेक्टर थे। तो जब मैं सेट पे गया, तो सुजीत दा ने बच्चन साहब से मिलवाया कि सर ये जय नीरज है, हम्म। आपका को एक्टर। तो बच्चन साहब, हेलो जय नीरज, मैं अमिताभ बच्चन तो मैं तो, जी सर, अच्छा वो आपने बता दिया जी। ऐसा तो कुछ नहीं। फिर बच्चन साहब ने कहा आइए हम एक एक लाइन कर लेते हैं। हाँ। तो मैंने जब लाइन पढ़ी अपनी, हाँ। तो वो कुछ चेंज थी और एक्चुअल स्क्रिप्ट में वो कुछ अलग लाइन थी। जी। तो बच्चन साहब, नहीं नहीं तुम्हारी ये लाइन नहीं है, तुम्हारी लाइन ये है। मैंने कहा सर इसमें ये लिखी हुई है, कोई बात नहीं, छोड़ो इस स्क्रिप्ट को, हाँ। तुम आओ मेरे बगल में। और अपनी स्क्रिप्ट मेरे आगे कर दी उन्होंने। हाँ। ये मेरी लाइन, ये तुम्हारी लाइन, चलो रीडिंग करते हैं। हाँ। तो मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ हाँ। जब बच्चन साहब का ये जो जेस्चर मैंने देखा। जी। तो मुझे बहुत कंफर्ट, वही अगर वो थोड़ा सा गुस्से में बोलते या कुछ है हाँ। तो शायद मैं अपना ज्यादा नर्वस हो जाता मैं। जी, जी, जी। पर उन्होंने मुझे कंफर्ट करवा दिया। उनको हाँ। मालूम है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, हम्म। तो कोई भी आएगा तो उनके उसका मेरे सामने नर्वस होना बिल्कुल, एक नॉर्मल बात जाहिर सी होगी। बात है। जी। तो इसके लिए वो कंफर्ट करवा देते हैं अपने एक्टर्स को। हाँ। उसके बाद में जब मेरा पहला शॉट हुआ, तो उन्होंने तारीफ भी की। हाँ। डायरेक्टर ने बोला एक और वेरिएशन के लिए हम एक रीटेक करते हैं। हाँ। तो बच्चन साहब, नहीं नहीं क्यों रीटेक करते हैं, बहुत बढ़िया किया इसने, फर्स्ट क्लास किया इसने। तो मेरा तो मोरल आपका और ऐसे बूस्ट हो गया। छाती और फूल गई होगी कि छाती और बच्चन चौड़ी हो साहब गई। मेरी तारीफ कर रहे हैं। जी जी। जी, बिल्कुल। तो वाकई बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था आपका अमिताभ जी के साथ। इसके अलावा आपने और बिल्कुल। बहुत सारे ऐड फिल्में की हैं, तो बाकी कुछ ऐड फिल्मों के भी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कैसे रहे। और 200 से ज्यादा ऐड फिल्में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो बाकी ऐड फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
आई थिंक 200 भी पुराना रिकॉर्ड है, अभी तो 300 हो गया होगा। अरे 300 से ज्यादा क्या बात है। हाँ जी, तो तो बाकी हाँ, तो मेरी उसमें से भी शुरुआत कुछ। जो है वो ऐड से हाँ ही हुई है, जी। क्योंकि जब बॉम्बे आया था हाँ तो मैं शायद उस सर्कल में ज्यादा रहा, जो लोग ऐड के ऑडिशंस देते थे जी। तो उनके साथ में मैं ऑडिशंस पे चला जाता था, हम्म। यहाँ दिया वहां दिया, और 1 साल तक मैं सिर्फ ऑडिशन देता रहा, मैं सिंगल एड में शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुआ। हाँ। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, इसके लिए मैं अपनी आप की तारीफ करना चाहूंगा, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा था कि भगवान न करे अगर मुझे वापस जाना पड़े मुंबई से, हाँ। तो मन में कम से कम ये मलाल नहीं रहे कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया। बिल्कुल। मैंने अपना 100% दिया है। अब अगर यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ हाँ तो शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और अच्छा बेटर सोच रखा है। जी। तो कम से कम जाते वक्त मन में ये ना रहे कि काश मैं और मेहनत करता बिल्कुल। तो शायद काम मिल जाता। तो मैं वो काश नहीं रखना चाह रहा था। तो मैंने 1 साल तक मुझे बिल्कुल एक भी सिंगल ऐड नहीं मिला, और मैं काम फिर भी ऑडिशन देता रहा। और जब मुझे पहला ऐड मिला 1 साल के बाद में, हाँ तो मैं माहिम स्टेशन पे खड़ा था। हाँ। वहां मुझे कॉल आया कि आपका ऐड में फाइनल हो गया है, और मैं वहीं पे खड़े खड़े रो पड़ा। अरे खुशी के आंसू कहते हैं इसको। ये मैं पता नहीं कैसे, मतलब इतनी पब्लिक थी, सब मुझे देखते हुए जा रहे थे, रो क्यों रहा है, क्या हो गया इसके साथ। कौन सा ऐड पर था वो वो तो आपका जो कंट्रोल पहला नहीं ऐड कर था पाया। वो एक प्रोमो था स्टार प्लस का, हाँ। तो वो मैंने किया था। हम्म। तो जब 1 साल तक मैं कंटिन्यू ऑडिशन दे रहा हूँ और पहला जब ऐड मिला, जी। नहीं तो बाकी उसकी बिल्कुल खुशी का इमोशनल ठिकाना नहीं था। होना सबसे बिल्कुल पहले तो मैंने 100% जायज है, क्योंकि 1 साल की मेहनत के बाद जब जिस चीज के आप इंतजार में होते हैं वो हमें मिलता है तो आंसू तो आते हैं। हालांकि वो बड़े खुशी वाले आंसू होते हैं, उससे जो सुकून बिल्कुल मिलता है बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है उसमें। अच्छा तो मैंने वो फोन हाँ जी जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, कीजिए आप अपनी बात मैं करें। कह रहा हूँ वो फोन काटने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया जी। कि मुझे ऐड मिल गया है। हाँ तो उसके मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन बाद मुझे दूसरा ऐड मिल गया, हाँ। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर तो सपोज ऐसा लग रहा था कि वो ताला खुल गया जो दरवाजा बंद था। बिल्कुल। वो और जो फिर ताला दुकान एक चल पड़ी। ताला भरा हुआ जिसमें बहुत सारे ऐड है, जैसे आपने ताला खोला और सीधे इतने सारे ऐड गिरते गए और 300 से जी ज्यादा जी ऐड फिल्में हो चुके हैं आप। जी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। सीरियल्स की हम बात करें कि बहुत सारे सीरियल्स किए आपने, लेकिन एक अहम सीरियल है आपका बालिका वधू। इसमें बिल्कुल। जी, इसमें सिद्धार्थ के साथ आपने एक्टिंग की है। उनके आप पिताजी के रोल में थे आप, और अब वो हमारे बीच में फिलहाल भी सिद्धार्थ नहीं है। तो हम्म। कैसा एक्सपीरियंस था इस सीरियल में, क्योंकि बड़ा ही फेमस सीरियल था ये। और जो आपकी जो एंट्री हुई थी ये अमूमन बीच में हुई थी, क्योंकि ये ऑलरेडी सीरियल बड़ा पॉपुलर हो चुका था। फिर जब सिद्धार्थ के परिवार दिखाया गया उसमें उसमें जब आनंदी के जो होने वाले जो पति है सिद्धार्थ जो बने थे, जब वो दिखाए गए तो उनके परिवार जब फिर बाद में ऐड हुए, तो जब डेफिनेटली आपके पास ये आया होगा रोल का ऑफर, तो आपको पहले से पता होगा ये सीरियल बड़ा पॉपुलर है। तो क्या कुछ था, आप कैसे इस सीरियल के साथ जुड़े, और फिर कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए इस सीरियल के। ऑब्वियसली मुझे पहले से मालूम था कि ये सीरियल बहुत हिट है, और जब उसके लिए हाँ। मुझे कॉल आया तो मैं खुश था हम्म। कि बहुत बड़े और एक हिट शो का मैं एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जी। और जब मैंने वो शो ज्वाइन किया तो बाकी के जो को एक्टर्स थे, जो डायरेक्टर थे, जो प्रोडक्शन हाउस थे, वो अपने आप में इतने अच्छे मिले मुझे लकीली। हालांकि सभी अच्छे होते हैं, पर कभी कभी होता है कि किसी को एक्टर के साथ में आपकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर थे, स्पेशली जो मेरे फादर का जिन्होंने प्ले किया था, सुधीर पांडे जी। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बहुत ही सज्जन इंसान है, और आज भी हफ्ते में एक बार उनसे बात जरूर होती है। क्या बात है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक शो ऑफ एयर गया तो उसके बाद में एक्टर्स लोग टच में नहीं रह पाते, सब अलग अलग जी शोज करने लग जाते हैं, अपने अपने रास्तों में चले जाते हैं। तो बस सुधीर जी से आज भी हर हफ्ते में मेरी बात होती है। नहीं, और जो सुधीर जी का किरदार था उस सीरियल में, वो भी बड़ा जॉली टाइप का किरदार था, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार था वो। तो बिल्कुल। और आपने बताया कि आज भी आप उनसे टच में हैं, तो वाकई वो भी बड़े उम्दा एक्टर हैं और बड़े अच्छे इंसान है वो भी। अच्छा, सिद्धार्थ के साथ कैसे आपका एक्सपीरियंस था, क्या कुछ बातें होती थी कुछ आप, क्योंकि डेफिनेटली से अब वो हमारे बीच में नहीं है। एक शॉकिंग खबर थी जब उनके बारे में हमने सुना, तो कैसी ट्यूनिंग थी आपकी, क्योंकि आप उनके पिता का रोल कर रहे थे। हालांकि जो रियल पिता थे वो तो दूसरे थे, लेकिन अब जो एक शुरुआत में जो दिखाया गया था कि आप उनके पिता हैं,
तो कैसे ट्यूनिंग थी उनके साथ, क्या कुछ बात होती थी, कुछ यादें हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ के मेरी बारे ट्यूनिंग अच्छी थी। में। और सिद्धार्थ को मैं पहले से जानता था कि हम ऑलरेडी एक शो कर चुके थे साथ में, हम्म लव यू जिंदगी नाम से, एक स्टार प्लस पे शो था। हम्म तो उसमें मैं और सिद्धार्थ ऑलरेडी काम कर चुके थे। तो जब मैंने ये शो ज्वाइन किया तो मेरे लिए कंफर्ट लेवल था कि ऑलरेडी कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ। हम्म उनमें से सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ जो है लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता। हम्म उसके फादर नहीं थे, उसकी सिर्फ मदर थी अकेली। तो वो अक्सर बैठे बैठे बात करता था कि मेरी अकेली मदर अकेली है और मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी मम्मी के लिए की लाइफ में। तो वो उसके दिल में जरूर एक जोश था कुछ कर गुजरने के लिए। और नो डाउट पर्सनालिटी उसकी जो दिखती थी हम्म वो थी भी, कि अपनी किसी भी बात पे स्टैंड लेना, या अगर सेट पे कुछ गलत हो रहा है तो उस पे स्टैंड लेना, ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। जी, बिग बॉस में हमने देखा, हम तमाम दर्शकों ने उनको देखा बिग बॉस में कि वो अपने बात में बड़े कायम रहते थे और बहुत सोच समझ के बोलते भी थे वो। और बिल्कुल जब बिल्कुल। आपको ये खबर आपने सुनी होगी कि उनकी मृत्यु की खबर, तो शॉक तो बिल्कुल आप डेफिनेटली हुए होंगे। शायद हो सकता है कि आपको यकीन भी ना हुआ हो, फिर आपने किसी दूसरी बिल्कुल सफर मेरे को में आकर यकीन आपने नहीं हुआ, क्रॉस चेक किया क्योंकि हो। हाँ, मेरी मम्मी जस्ट ऐसे बैठे बैठे मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी। हम्म तो सडनली ये न्यूज जब सामने आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि सिद्धार्थ की क्या न्यूज आ रही है। हम्म मैंने कहा वो आजकल बहुत सारे फेक न्यूज आती रहती है, जी जस्ट वो अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने टीवी चलाई और जैसे मैंने टीवी चलाया तो मैं वाकई शॉक रह गया। बिल्कुल। मैंने अपने को एक्टर्स को सबको फोन किया, सब लोगों ने बोला कि हाँ हमें भी अभी मालूम चला है। और कोविड का टाइम में ऐसा था हम्म कि अंतिम यात्रा में जाना अलाउ नहीं था, जी तो हम वहां पे भी नहीं जा पाए। नहीं, बिल्कुल वाकई पूरा तो देश दुख था उनकी जब ये खबर सामने आई थी, क्योंकि एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। और मुझे ऐसा लगा बिल्कुल कि उनका जस्ट अभी जो एक कहते हैं कि एक राइट टाइम था, जैसे उनकी जो गति, जो उनकी ट्रेन ने एक्चुअली बिल्कुल एक गति पकड़ ली थी और इसी बीच में फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल यही टाइम था जी। जब उसने नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ कमाया था और उसको एंजॉय करने का तो अभी टाइम शुरू हुआ था। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई इस फील्ड में इसी उम्मीद से आता है कि मैं अच्छा नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, शोहरत कमाऊं। जी। और जब उसे मिली और उसे एंजॉय करने का टाइम आया तो पता नहीं ऊपर वाले ने। बहरहाल हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे बिल्कुल भगवान। जी, नीरज जी, बिल्कुल फिल्में भी बिल्कुल। की है आपने, अभी हम जिस भगवान का हमने जिक्र किया, तो ओ माय गॉड जी भी आपने किया, आपने उसमें भी। हाँ तो जी। कैसा एक्सपीरियंस था फिल्मों का, क्योंकि सीरियल किया आपने, बहुत सारे आपने ऐड फिल्में की हैं, तो फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? और ओ माय गॉड में तो अक्षय कुमार साहब थे, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का? मुझे बहुत मजा आया। और एक्टिंग वाइज तो फिल्म और सीरियल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और लकीली मुझे पूरी टीम जो है, परेश रावल जी हैं, उमेश शुक्ला इसके जो डायरेक्टर हैं, जी। सब लोग इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव थे कि अगर मेरा शॉट हो भी गया तो भी मैं 2-4 घंटे एक्स्ट्रा बना बैठा हूं तो मुझे जाने का मतलब दिल अच्छा नहीं करता था आपका वहां से? जाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, हमने तो हमने अक्सर देखा है कि अक्षय कुमार हैं, वो बहुत मस्ती करते हैं सेट में, कभी किसी हद प्रैंक करते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ कभी कोई प्रैंक उन्होंने आपके साथ भी किया था क्या, कुछ मस्ती? या नहीं, आपके ऐसा सामने प्रैंक कोई मस्ती आपने देखी हो उनकी? नहीं नहीं, प्रैंक तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा सीन्स अक्षय कुमार के साथ नहीं थे। जी। परेश जी के साथ में मेरे हाँ। सीन ज्यादा थे, तो बहुत ज्यादा मस्ती तो नहीं। लेकिन हाँ, नो डाउट बहुत ही अच्छे इंसान है। अभी 4 दिन पहले भी मैंने अक्षय कुमार जी के साथ में एक एड फिल्म की है। जी। तो इंसान बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। अच्छा, ये एक फिल्म और है, वो शायद अमेरिकन फिल्म है, आउटसोर्स्ड करके, तो हाँ जी। जी, तो कैसे इसमें जुड़ना हुआ और क्या कुछ किरदार था? ये क्या हॉलीवुड बेस्ड फिल्म थी? क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया था मैंने, तो कैसा कुछ ये फिल्म थी और क्या कुछ इसमें किरदार था आपका? ये मेरे शुरुआती दिन की टाइम बात है, जब मैं बॉम्बे आया ही था और अब जैसे एडवर्ट करने शुरू किए थे, तब ये हॉलीवुड फिल्म है जो कि मुंबई आए थे शूट करने के लिए। जी।
और उनको एक कैरेक्टर ऐसा चाहिए था जो हीरो की हेल्प कर रहा है हाँ वो ट्रेन में उसको चढ़ाने के लिए। जी तो उसके लिए उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया। हाँ फिर डायरेक्टर ने मुझे ताज होटल में बुलाया मीटिंग के लिए, पूरा सीन समझाने के लिए। और जब मैं ताज होटल में गया तो पूरी यूनिट उनकी बैठ के मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है कि फिल्म का हीरो तो मैं ही हूँ। हाँ क्या बात है तो मुझे वो उनका नहीं जैसे और बहुत वाकई अच्छा बहुत लगा। बहुत खुशी भी हुई होगी क्योंकि आप तो हिंदी फिल्मों का सोच रहे हैं, आपको तो हॉलीवुड फिल्म मिल रही है काम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जय जी मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जय जी, बातें तो हम आपसे और बहुत कुछ करना चाहते थे क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करने में, लेकिन समय कम थैंक है, यू। मुझे पाबंदियां हैं। जैसे तीसरी वेव को लेकर सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, वैसे ही समय की बिल्कुल पाबंदी हमारे साथ हमेशा रहती है। लेकिन बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करके। जी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके सर, ओके भागीरथ जी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जय नीरज से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।